एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 21 से लेकर 25 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा वीडियो रहेगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा क्योंकि इस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही क्वेश्चन है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर और हमारे ऐप पर, मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं, वहाँ से जाकर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। कोर्सेज वगैरह परचेस करना चाहें तो उन सारी चीज़ों को आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज रिसेंटली अमेंडेड निधि रूल्स 2014 टू प्रोटेक्ट द पब्लिक्स इंटरेस्ट। आफ्टर दिस अमेंडमेंट हाउ मच शेयर कैपिटल ऑफ ए पब्लिक कंपनी शुड बी नीडेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए निधि कंपनी। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जनता के हितों की रक्षा करने के लिए निधि नियम 2014, ठीक ना, कौन सा नियम, निधि रूल 2014, इसमें जो है चेंजेस किए हैं, इसमें संशोधन किया हुआ है। और इस संशोधन के बाद में एक निधि कंपनी के रूप में निगमित करने के लिए एक सार्वजनिक कंपनी को कितनी शेयर पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें यह पूछा गया है कि इस अमेंडमेंट के बाद में किसी भी पब्लिक कंपनी के पास में निधि कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट होने के लिए कितने शेयर कैपिटल की आवश्यकता होगी, यही इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है 10 लाख रुपए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है तो चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक्सटेंड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी हाल ही में निधि रूल्स 2014 में कुछ अमेंडमेंट किए हुए हैं। ठीक ना, निधि रूल्स 2014 में कुछ अमेंडमेंट किया गया है और इस अमेंडमेंट के बाद में कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि निधि कंपनी के रूप में काम करना चाहती है उसे डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी पब्लिक कंपनी को एज ए निधि कंपनी के रूप में काम करने के लिए, डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, एज ए निधि कंपनी के रूप में रजिस्टर करना होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं। ठीक है, कोई भी पब्लिक कंपनी अगर निधि कंपनी के रूप में काम करना चाहती है तो उसे निधि कंपनी के रूप में रजिस्टर करना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा डिपॉजिट वगैरह इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं इस अमेंडमेंट के आ जाने के बाद में। निधि कंपनी क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं, हमसे इससे मतलब ही नहीं। ठीक ना, हालांकि जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें जरूरी हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। पहले भी मैंने बताया था, कई सारे वीडियोज़ में बताया कि अननेसेसरी यूजलेस चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। जहाँ से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं और उतना ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया जाता है, दिया जाता है जितने की ज़रूरत होती है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूटता नहीं और कुछ भी ज़्यादा अननेसेसरी बताया नहीं जाता आपको। ठीक है, तो निधि कंपनी क्या होती है, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उलझेंगे नहीं। नॉलेज गेन करना हो तो वो अलग बात है, लेकिन अभी हम एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो ये अमेंडमेंट वगैरह किया गया है उसके बाद से किसी भी पब्लिक कंपनी को निधि कंपनी के रूप में काम करने के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पब्लिक कंपनी डायरेक्टली निधि कंपनी के रूप में काम करने लगी, नहीं, उसके लिए आवेदन करना होगा और कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होंगी। तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी थोड़ा सा वो जान लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ में निधि कंपनी के रूप में शामिल एक सार्वजनिक कंपनी को खुद को निधि कंपनी के रूप में घोषित कराने के लिए शामिल होने के 120 दिनों के भीतर 20 लाख रुपए तक के एनओएफ के साथ में सबसे पहले 200 की न्यूनतम संख्या के साथ में फॉर्म NDH 4 में आवेदन करना होगा। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया ये, ठीक है ना, एक ही लाइन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी गई, एक एक करके समझते हैं। पहली जो चीज़ हो जाएगी, पहले तो ये 10 लाख रुपए आप लोग शेयर कैपिटल याद रखो। ठीक है, 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ में निधि कंपनी के रूप में शामिल एक सार्वजनिक कंपनी को, जो भी पब्लिक सेक्टर की जो पब्लिक कंपनी होती है उसको खुद को निधि कंपनी के रूप में घोषित कराने के लिए शामिल होने के 120 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 120 दिनों के भीतर 20 लाख रुपए के, ठीक ना, कितने अमाउंट के, 20 लाख रुपए के एनओएफ। ठीक ना, एनओएफ का मतलब क्या हो जाएगा, नेट ओन्ड फंड, मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है ना, एनओएफ का मतलब हो जाएगा नेट ओन्ड फंड। 20 लाख रुपए के नेट ओन्ड फंड के साथ में सबसे पहले 200 की न्यूनतम सदस्यों के साथ में फॉर्म NDH 4 में आवेदन करना होगा। कौन से फॉर्म में, NDH 4 में। ठीक है ना, फिर से मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से सुनो आप लोग। 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी, ठीक ना, ये शेयर कैपिटल आप लोग याद रखो। 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ में साथ निधि के
रूप में शामिल एक सार्वजनिक कंपनी को खुद को निधि कंपनी के रूप में घोषित कराने के लिए शामिल होने के 120 दिन, ठीक ना, 120 दिनों के भीतर 20 लाख रुपए के एनओएफ यानी कि नेट ओन्ड फंड के साथ सबसे पहले 200 की न्यूनतम सदस्यों के साथ फॉर्म NDH 4 में आवेदन करना होगा, ठीक है ना। सेकेंड थिंग अगर हम लोग जाने तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होंगे, जो भी प्रमोटर्स होंगे, उनको निर्धारित नियमों और मानदंडों का पूरा पालन करना होगा। इनके लिए अलग से मानदंड और ये नियम वगैरह बनाए गए हैं, वहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें ये भी कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार NDH 4 ये जो फॉर्म है जिसके तहत उसको अप्लाई करना होगा, फॉर्म क्या है NDH 4, इसमें ये जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें ये भी कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट NDH 4 के रूप में कंपनियों द्वारा दायर किए गए आवेदनों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर, ये डेज याद रखो, दिन याद रखो, क्वेश्चन फ्रेम होंगे यहाँ से, ठीक है ना, प्राप्त आवेदनों के जो आवेदन प्राप्त करने के 45 दिनों के भीतर अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो उसकी मंजूरी को स्वीकृत किया जाएगा। फिर से सुनो आप लोग, जो भी अमेंडमेंट किया गया इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, साफ साफ क्लियरली मेंशन की गई हैं कि केंद्र सरकार NDH 4 के रूप में कंपनियों द्वारा दायर किए गए आवेदनों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर, बस ये चीज़ याद रखना, 45 दिनों के भीतर कोई निर्णय अगर नहीं लेती है तो उसकी मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। और उन कंपनियों पर, और ये रूल जो है उन कंपनियों पर लागू होगा जिन्हें निधि संशोधन कानून 2014 के बाद शामिल किया जाएगा, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट किया गया है इनके बाद शामिल किए जाने वाली कंपनियों पर ये नियम लागू होगा, ठीक है, निधि कानून, ठीक, क्योंकि जो इसका अमेंडमेंट किया गया निधि रूल्स 2014, तो इसका नाम बदल कर जो है वो निधि रूल्स 2020 कर दिया गया, 2022 कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो रूल है ये उन कंपनियों पर लागू होगा जिन्हें निधि संशोधन कानून 2022 के बाद में शामिल किया गया। कुछ और भी बातें इसमें बताई गई हैं लेकिन इतना सब डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 120 दिन आपको यहाँ पर बताया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 20 लाख रुपए बताया गया था, ये याद रखना है, NDH 4 याद रखना है, और 45 दिनों के भीतर स्वीकृति हो जाएगी, ये याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट, एज पर द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, व्हाट इज इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नवीनतम विश्व आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का विकास का पूर्वानुमान क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो 8.2% ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। बस वन लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। IMF ने क्या किया था कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया हुआ है और उसके अनुसार वित्त वर्ष 2023 की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, 23 की बात हो रही है। वित्त वर्ष 2023 में इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 8.2% रहने का अनुमान है, और पहले जब जनवरी 2022 में IMF के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी तो उस समय इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 9% रहने का अनुमान था, जिसे घटाकर 0.8% घटाकर इसे जो है 8.2% कर दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 24 की, ये फाइनेंशियल ईयर 23 की बात हो रही थी, अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो इसी रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में जो इंडिया है इसकी GDP 6.9% रहने का अनुमान है इसी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। IMF की बात हुई है यहाँ पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग जरा सा ना रिकॉल कर लो एक बार, ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग रिकॉल करो। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द हेड ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड SEBI's एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ALERTS, ठीक है। लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए हाल ही में पुनर्गठित सेबी की सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुनील वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। बस इतना पढ़ेंगे, कमेटी क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सुनील वाजपेयी इसका आंसर हो जाएगा। और ये कमेटी जो है रिकॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि पुनर्गठन इसका किया गया, पहले इससे ये कमेटी थी उसको पुनर्गठित किया गया है, और इस पुनर्गठित की गई हुई कमेटी में अभी टोटल 7 मेंबर हैं, 7 लोग हैं, और उनका हेड सुनील वाजपेयी जी को बनाया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। और ये जो सुनील वाजपेयी जी हैं ये ट्राई के फॉर्मल प्रिंसिपल एडवाइजर हुआ करते थे। कमेटी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानेंगे, बस इतना जान लो कि ये कमेटी है, कमेटी का नाम याद रखो, एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ठीक ना। इसका जो है हेड किसे बनाया गया ये याद रखो, सुनील वाजपेयी जी को। सुनील वाजपेयी जी ट्राई के फॉर्मर
प्रिंसिपल एडवाइजर हुआ करते थे। इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है सेबी की, ठीक है। तो भैया सेबी के चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो माधवी पुरी बच ये जो है सेबी की चेयरपर्सन हो जाएंगी। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिवान JK ये इसके धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO हो जाएंगे। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो थ्रिसूर केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में और जो भी ये बैंकें दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर और इनकी टैग लाइन या फिर इनके MD एंड CEO जो कुछ भी चीज़ें आप लोगों को याद आ रही हैं उसको आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लो। नेक्स्ट, in order to encourage startup to develop financial products which payments bank has recently launched a FinCluation प्लेटफॉर्म। वित्तीय उत्पादों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में FinCluation पहल शुरू की हुई है? ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी IPPB, ठीक ना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप्स को इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाएगा जिससे कि फिनेंशियल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है, उनको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। बस इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। ये याद रखना है कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, FinCluation इसका प्लेटफॉर्म का नाम है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। और ये जो ऑप्शन में चीज़ें, ये ऑप्शन में जितनी भी पेमेंट बैंकें दी गई हैं ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनका हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग रिकॉल इसी टाइम पर कर लो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये आप लोगों के सामने आ रही है, पहले कई बार पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आप लोग अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप लोग रिकॉल करते हुए चलो इनको, ठीक है। नेक्स्ट, भीम UPI हैज़ रिसेंटली बीन ऑपरेशनल एट नियोपे टर्मिनल अक्रॉस विच कंट्री? बढ़िया क्वेश्चन है। भीम UPI ने हाल ही में नियोपे टर्मिनलों पर भीम UPI हाल ही में किस देश में नियोपे टर्मिनलों पर चालू हुआ है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि जो भीम UPI है किस देश में अभी हाल ही में नियोपे टर्मिनल्स जो उस देश के हैं वहाँ पर ये चालू किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए UAE इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है नियोपे की, तो सबसे पहले तो नियोपे जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। तो नियोपे जो होता है, नियोपे जो है ये एक, पहले तो ये जानो कि दुबई बेस्ड एक बैंक है मसरेक बैंक, दुबई बेस्ड एक बैंक है मसरेक बैंक। कई बार आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं तो ये आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो जो ये दुबई बेस्ड मसरेक बैंक है ये उसी की पेमेंट सब्सिडरी है नियोपे। दुबई बेस्ड जो मसरेक बैंक है उसी की पेमेंट सब्सिडरी है ये नियोपे, ठीक है। और अभी हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL ने अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भीम UPI जो है वो UAE के सभी नियोपे टर्मिनल्स पर ऑपरेशनल हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। NPCI की अगर हम लोग बात करें, NIPL की बात करेंगे हम लोग, यानी कि NIPL का फुल फॉर्म हो जाएगा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो ये जो NIPL है ये NPCI की ही होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है। ये NPCI की ही होली ओन्ड सब्सिडरी है। और NIPL के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। NIPL की अगर हम लोग CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो रितेश शुक्ला जो हैं ये इसके CEO हो जाएंगे। रितेश शुक्ला जी जो हैं वो इसके CEO हो जाएंगे। ये मैंने बताया NIPL के बारे में। NPCI के हेडक्वार्टर और NPCI का अभी MD एंड CEO या चेयरपर्सन कौन है ये आप लोग रिकॉल कर लो, यहाँ पर कमेंट कर बता दो। नेक्स्ट, which organization has recently announced the launch of the international sustainability platform at Gujarat International Finance Tech City International Finance Services Center गिफ्ट सिटी IFSC गुजरात? किस संगठन ने हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी IFSC गुजरात में एक इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा NSE IFSC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। बस वन लाइनर करते हैं, बहुत डीप में इसमें नहीं जाएंगे,
ठीक है। NSE IFSC लिमिटेड, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें हमको लाने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाएं इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो NSE IFSC लिमिटेड है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये जो NSE IFSC लिमिटेड है, फिर से सुनो, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होली ओन्ड सब्सिडरी है और इसी ने भी हाल ही में गिफ्ट IFSC गांधीनगर गुजरात में इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की हुई है। और ये 2022 के, ठीक ना, और ये जो प्लेटफॉर्म है 2022 के सेकेंड हाफ में फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। NSE IFSC के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हाउ मच फंड हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द SIDBI टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर द SIDBI क्लस्टर डेवलपमेंट फंड SCDF टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर। कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए SIDBI क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत हाल ही में SIDBI द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कितना फंड दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 600 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। 600 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये अमाउंट आप लोग याद रखो, ठीक है। किसके द्वारा ये अमाउंट दिया गया है? SIDBI के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो जो कुशल श्रमिक हैं, जो स्किल्ड लेबर हैं, उनकी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए दिया गया। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखो बस, और इसमें और ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि SIDBI की बात हुई है तो SIDBI के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन में, ये इस पूरी वीडियो में जितनी भी चीज़ें आई हैं सब कुछ मैंने आपसे पूछा ही है, चाहे फिर वो किसी बैंक का हेडक्वार्टर हो या कुछ भी हो लगातार, तो कुछ चीज़ें मैं भी बता ही देता हूँ। हालांकि पता ही होगा, लेकिन ठीक है, ये अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, तो प्रॉपर अटेंशन आप लोगों की क्लास में रहेगी, इंगेजमेंट बना रहेगा। और आप लोग मुरारी बापू की कथा की तरीके से वीडियोस को नहीं देखेंगे, थोड़ा कान वान खोलकर अच्छी से चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। SIDBI की अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ यूपी में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। CMD की अगर हम लोग बात करेंगे तो शिवा सुब्रमण्यम रमन जो हैं ये इसके CMD हो जाएंगे, किसके? SIDBI के, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए 600 करोड़ रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और आज हम लोगों ने 25 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।